महर्षि दयानंद कृत संस्कृत वाक्य प्रबोध, जिसमें व्यावहारिक बोलचाल के वाक्यों का वर्णन किया गया है। संस्कृत संभाषण हम व्यवहार में कैसे करें, और उन वाक्यों में अनेक विषय हैं, उन विषय अनेक ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। आज गुरु शिष्य वार्तालाप प्रकरण लेते हैं। इसके अंदर भी हमें कई बातें जानने को मिलेगी। वाक्य दिया है, हे शिष्य उठ, सवेरा हुआ। गुरु उठा रहा है शिष्य को। शिष्य कहता हूँ उठता हूँ, और भी सब विद्यार्थी उठे व नहीं, अभी तो नहीं उठे हैं, उन सबको भी उठा दे। अब गुरु जी सबको नहीं उठाएंगे एक एक करके, एक को उठा दिया, अब उसको कहेंगे अभी अब तुम बाकी को उठाओ। ठीक है, ये नहीं कि एक को उठा दिया फिर दूसरे के पास जाए, दूसरे को उठाया तीसरे के पास जाए, ऐसा नहीं। एक को उठाया, अब उसको कह दिया भाई जाओ अब बाकी को उठाओ, नहीं उठे तो। शिष्य ने कहा सब उठा दिए, इस समय हमको क्या करना चाहिए? तो गुरु जी कहते हैं पहले आवश्यक शरीर शुद्धि करके ईश्वर ज्ञान के लिए संध्योपासना करो। तो संध्या उपासना किस लिए की जाती है? ईश्वर के ज्ञान के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने के लिए। फिर आगे दिया आवश्यक कर्म करके संध्योपासन कर लिया, इसके आगे हम क्या करें? गुरु जी कहते हैं अग्निहोत्र करके पढ़ो। तो पढ़ना कैसे है? अग्निहोत्र करके पढ़ना है, संध्या उपासना करके पढ़ने नहीं बैठना। पहले क्या पढ़ना चाहिए? वर्णोच्चारण की रीति को सीखो। वर्णों का उच्चारण कैसे होता है उसको सीखो। आगे क्या पढ़ना चाहिए? कुछ संस्कृत बोलने का ज्ञान किया जाए। तो वर्णोच्चारण सीखने के बाद संस्कृत बोलने का ज्ञान करना चाहिए। ठीक है। फिर किसका अभ्यास करें? यथोचित व्यवहार करने के लिए प्रयत्न करो। यथोचित व्यवहार मतलब कि कैसे खाना है, पीना है, कैसे उठना है, बैठना है, बोलना है, चालना है, लेना देना कैसे है, इसका व्यवहार करने का प्रयत्न करो। वर्णोच्चारण शिक्षा को सीखने के बाद कुछ संस्कृत बोलने का ज्ञान, कुछ संस्कृत बोलने को सीखो, फिर यथोचित व्यवहार। क्योंकि उलटे व्यवहार करने हारे को विद्या ही नहीं होती। तो विद्या किसको होती है? जो उचित व्यवहार करता है, जो व्यवहारिक है, ठीक ठीक सबके साथ व्यवहार करता है, उसको विद्या आती है। जो उल्टा व्यवहार करता है, ठीक व्यवहार नहीं करता, उसको विद्या नहीं आती। और व्यवहार भानु ग्रंथ हम जानते ही है, उसके अंदर किसके साथ कैसा व्यवहार करना है सारी बातें लिखी है। माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करें, गुरु आचार्यों के साथ कैसे व्यवहार करें, पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ, आदि आदि। कौन मनुष्य विद्वान होने के योग्य होता है? अर्थात कौन मनुष्य विद्वान बनता है?
जो सत्य आचरणशील, बुद्धिमान और पुरुषार्थी हो। तो 3 बातें लिखी, 3 विशेषताएं किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो विद्वान बनेगा। कौन कौन सी बताई? सत्य आचरण करने के स्वभाव वाला, दूसरा बुद्धिमान होना चाहिए, और तीसरा पुरुषार्थी होना चाहिए। सत्य आचरणशील है, पुरुषार्थी है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है तो भी विद्वान नहीं बनेगा। बुद्धिमान है, पुरुषार्थी है, लेकिन सत्य आचरणशील नहीं है, फिर भी विद्वान नहीं बनेगा। सत्य आचरणशील है, पुरुषार्थी है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, कुछ याद ही नहीं कर सकता, याद ही नहीं रख सकता, समझ नहीं सकता, तो वो भी विद्वान नहीं बनेगा। इसलिए तीनों बातें होनी चाहिए। कैसे आचार्य से पढ़ के पंडित हो सकता है? तो उत्तर दिया, पूर्ण विद्या वाले से, जिसके पास पूर्ण विद्या है, ऐसे आचार्य से पढ़ के पंडित हो सकता है। पूर्ण विद्या मतलब वो हर एक का जितना सामर्थ्य है वो उस सामर्थ्य के अनुसार उसने पूरी विद्या प्राप्त की है, तो वो पूर्ण विद्या वाला कहलाएगा। आप इसके अनंतर हमको क्या पढ़ाइएगा? अष्टाध्यायी और महाभाष्य को। इसके पढ़ने से क्या होगा? शब्द, अर्थ और उनके संबंधों का यथार्थ बोध। फिर क्रम से क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो नीचे दिया है शिक्षा, कल्प, निघंटु, निरुक्त। ये व्याकरण पहले लिख दिया है, वैसे उसमें अंगों में आता है ना, 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये आता है ना। तो अब इसमें अष्टाध्यायी महाभाष्य को तो पहले लिख दिया, पहले उसको पढ़ो। फिर लिखा शिक्षा, कल्प, व्याकरण तो निकल गया, वो तो पहले आ गया। फिर निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, वेदों के अंग। फिर मीमांसा, वैशेषिक, सबसे पहले मीमांसा, फिर वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत उपांग। फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद उपवेद। ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ के ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद को पढ़ो। इन सब को जान के फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इन सब को जान के? तो दिया, उत्तर दिया है, धर्म के जानने की इच्छा, उसी का आचरण, और इन्हीं को सर्वदा पढ़ाया करो। तो इन सब को पढ़ने के बाद धर्म को जानने की इच्छा करो। अब ये सारा आपके पास ज्ञान हो गया, अब इनके माध्यम से धर्म को निश्चय करो, फिर उसका आचरण करो और इन्हीं को सर्वदा पढ़ाया करो। तो ये गुरु शिष्य वार्तालाप में ये विद्या किसको आती है, विद्या का क्या क्रम है, विद्या से क्या लाभ है, ये बताया है। एक प्रकरण है नाम निवास स्थान प्रकरणम। तो इसके अंदर कुछ वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ। तो ये वाक्य है, तेरे कितने भाई और बहन है? तो 3 भाई और 1 बहन है। तू ज्येष्ठ व तेरे भाई अथवा बहन? मैं ही सबसे पहले जन्मा हूँ, अर्थात मैं ज्येष्ठ हूँ। तेरे माता पिता विद्या पढ़े हैं व नहीं?
उसने कहा बड़े विद्वान हैं, तो तूने माता पिता से विद्या ग्रहण क्यों नहीं की, बड़े विद्वान है तो उसने कहा 8वें वर्ष पर्यंत की थी, इसके आगे क्यों नहीं की। उसने कहा माता पिता से 8वें वर्ष पर्यंत, इसके आगे आचार्य से पढ़ने का शास्त्र में विधान है, इससे फिर मैंने आचार्य से विद्या प्राप्त की, क्योंकि शास्त्र में ऐसा विधान है। और भी घर में बहुत काम होने से निरंतर पढ़ना ही नहीं होता, इसके आगे कितने वर्ष पर्यंत पढ़ेगा। उसने कहा 35 वर्ष तक पढ़ूंगा। फिर तुझको क्या करने की इच्छा है। उसने कहा गृह आश्रम की। क्या जो पूर्ण विद्या वाला और जो जितेंद्रिय है उसको परोपकार करने के लिए संन्यास आश्रम का ग्रहण करना शास्त्रोक्त है, इसको नहीं करोगे। क्या लिखा, क्या जो पूर्ण विद्या वाला और जो जितेंद्रिय है उसको परोपकार करने के लिए संन्यास आश्रम का ग्रहण करना शास्त्रोक्त है, इसको ना करोगे। तो उसने कहा क्या गृह आश्रम में परोपकार नहीं होता। तो कहा जैसा संन्यास आश्रमी से मनुष्यों का उपकार हो सकता है वैसा गृह आश्रमी से नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक कामों की रुकावट से इसका सर्वत्र भ्रमण ही नहीं हो सकता। तो ये प्रकरण है। तो ये कुछ बातें हो गई संस्कृत वाक्य प्रबोध में ज्ञान विज्ञान से संबंधित। अब कुछ हम विशेष वाक्यों की संस्कृत को देखते हैं, उनकी संस्कृत कैसे होगी। जैसे यह सुभट लंका में जन्मा है, क्या संस्कृत बनेगी। यह सुभट नाम है किसी का, यह सुभट लंका में जन्मा है। अयम सुभटो लंकाजः, अयम सुभटो लंकाजः। जैसे पंकजा होता है ना, पंक में पैदा हुआ, तो लंका में जन्मा है लंकाजः। ठीक है। यह सुमित्र गंधार अर्थात काबुल कंधार का रहने वाला है। तो कंधार का रहने वाला क्या संस्कृत बनेगी। अयम सुमित्रो गंधार स्थाई, गंधार स्थाई। कंधार की संस्कृत लिखी है गंधार। गांधारी थी ना, गांधारी, वो शायद कंधार की ही होगी। ठीक है ना। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान की राजधानी बताते हैं ना, काबुल कंधार, तो वो गांधारी वहीं की होगी, अफगानिस्तान की तरफ की। ठीक है। ये सुकाम और सुभद्र चीन के वासी हैं। चीन के वासी की संस्कृत क्या होगी। कई प्रकार से हो सकता है। पहले था लंका में जन्मा है, लंका में जन्मा है लंकाजः। काबुल का रहने वाला है, कंधार का रहने वाला है गंधार स्थाई। और चीन के वासी हैं चीन निकायौ। इमौ सुकाम सुभद्रौ चीन निकायौ। निकाय निवास के लिए होगा। ठीक है ना। जिस जिस पदार्थ के भोजन की इच्छा हो उसकी आज्ञा कीजिए, क्या संस्कृत बनेगी। जिस जिस पदार्थ के भोजन की इच्छा हो उस
की आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए, आज्ञापयन्तु, जापयन्तु, आ उपसर्ग है, जापयन्तु, आज्ञा कीजिए, जापयन्तु। जिस जिस पदार्थ के भोजन की इच्छा हो, यद यद भोक्तुम इच्छा अस्ति, यद यद भोक्तुम इच्छा अस्ति, तद तद आज्ञापयन्तु, ऐसा। हे नौकर, इनको पग हाथ मुख धोने के लिए जल दे। भो भृत्य, पैर धोने के लिए जल को क्या कहते हैं? पाद्यम, पाद्यम जलम। हाथ धोने के लिए जल को क्या कहते हैं? अर्ध्यम जलम। और मुख धोने के लिए जल को क्या कहते हैं? आचमनीयम जलम। वो मुख कैसे धोते होंगे? वो मुंह में पानी भर के फिर निकालते होंगे, बाहर से थोड़ी ना धोते होंगे। कुछ कुल्ला करते होंगे ना भोजन से पहले, मुख धोने के लिए, तभी तो आचमनीयम लिखा है। तो पाद्यम, पाद्यम, अर्ध्यम, आचमनीयम जलम देहि, ये संस्कृत बनेगी। मेरा बड़ा भाग्य है कि, क्या संस्कृत बनेगी? अहो भाग्यम में अस्ति, अहो भाग्यम में अस्ति। मेरा बड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्य की क्या कर दिया? अहो भाग्यम, अहो भाग्यम में अस्ति, कि जो आपकी कृपा से, यत भवत कृपया, इन सत्पुरुषों का भी मिलाप हुआ है। एतेषाम अपि समागमो जातः, मिलाप हुआ है, समागमो जातः। कल दोपहर दिन चढ़े आना, क्या संस्कृत बनेगी? कल दोपहर दिन चढ़े आना। संस्कृत में दिया है श्वो द्वितीय प्रहर मध्य आगंतव्यम। पहला पहर कहाँ से होगा? 3 घंटे का एक पहर होता है ना? हाँ जी, 3 घंटे का होता है एक पहर। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं ना, 8 दिए 24। तो दूसरे पहर के बीच में कल दोपहर दिन चढ़े आना। जो आत्मा से पुरुषार्थ नहीं करता, उसको आत्मा का बल भी नहीं होता। क्या संस्कृत होगी? येन आत्मना पुरुषार्थो न विधीयते, तस्य आत्मनो बलमपि न जायते।
तस्य आत्मनो बलम अपि न जायते। बुद्धिमान पुरुष तो जितना पचे उतना ही खाता है। क्या संस्कृत बनेगी? बुद्धिमान पुरुष तो जितना पचे उतना ही खाता है। बुद्धिमता तो यावत् जीर्यते तावदेव भुज्यते। ये भाववाच्य में बना दिया। बुद्धिमता तो यावत् जीर्यते तावत एव भुज्यते। कर्म तो दिया नहीं यहाँ। अग्निहोत्र करके पढ़ो, क्या संस्कृत बनेगी? अग्निहोत्रम विधाय पठ। आप कहाँ के हो? क्या संस्कृत बनेगी? भवन्तः कुत्रत्यः? 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 ये त्य प्रत्यय आ गया। कुत्र शब्द से त्य प्रत्यय आ गया। त्यप। हम दक्षिणी हैं। वयम दाक्षिणात्यः। यहाँ भी त्य प्रत्यय आ गया। वयम दाक्षिणात्यः स्मः। तुम दोनों का जन्म देश कौन सा है? जन्म देश को क्या कहते हैं? अभिजनः। को अभिजनो युवयोः वर्तते। आप कितने वर्ष के हुए? क्या संस्कृत होगी? भवान कति वार्षिकः? कति वार्षिकः? कितने वर्ष के हुए? तुझको पढ़ते हुए कितने साल बीते? क्या संस्कृत बनेगी? त्वयि पठति कियन्तः संवत्सरा व्यतीतः? त्वयि पठति कियन्तः संवत्सरः व्यतीतः? मैं 13 वर्ष का हो गया हूँ। क्या बनेगा? अहम 13 वार्षिकः अस्मि। 13 साल का हूँ मैं। पराजित किए हुए शत्रुओं का भी विनय के साथ मान करना चाहिए। तो यहाँ पराजित किए हुए शत्रुओं की संस्कृत क्या होती है?
निर्जीता अपि दुष्टा विनयेन सत्कर्तव्या। वैसे जीता का अर्थ होता है जीते हुए दुष्टों को, यहाँ निरुपसर्ग और लगा दिया। निर्जीता अपि दुष्टा विनयेन सत्कर्तव्या, विनय से उनका सत्कार करना चाहिए। कछुए अपने अंगों को समेटकर फैलाते हैं। कछुए अपने अंगों को समेटकर फैलाते हैं। कूर्माः स्वांगानि संकोच्य प्रसारयन्ति, ऐसे। यहाँ वास करना चाहिए, मक्खी एक भी नहीं है। अत्र वासः कर्तव्यो निर्मक्षिकम वर्तते। निर्मक्षिकम आया ना समास में, अव्ययीभाव समास। निर्मक्षिकम का क्या अर्थ है? मक्खियों का अभाव। तो अत्र वासः कर्तव्यो निर्मक्षिकम वर्तते। इस पीपल के पेड़ पर फल लगे व नहीं। पिप्पलः फलितः न वा, ऐसे संस्कृत में। पिप्पलः फलितः न वा। आम पे फल लगे व नहीं। आम्रः फलितः न वा, ये इस प्रकार का प्रयोग होता है। बसंत ऋतु में ढाक फूलते हैं। फूलते मतलब फलना फूलना अलग है। फूलने का दिया है पुष्पयंती, फूल लगते हैं। फूलते हैं मतलब बसंत ऋतु में डाक फूलते हैं मतलब उनमें फूल लगते हैं। ढाक के पेड़ में, पलाश के पेड़ में बसंत ऋतु में फूल लगते हैं। तो वसंते पलाशः पुष्पयन्ति, ऐसा। पुष्पयन्ति। इससे, इस लकड़ी से किवाड़ों को बना। अस्मात् काष्ठात् कपाटः संपादनीयः। ये राजा के समीप रहने वाले हैं। इमें राज समीप निवासिनः, ये एक शब्द बना दिया। राजा के समीप रहने वाले हैं, राज समीप निवासिनः, एक शब्द बना दिया पूरा। नहीं तो कैसे बोलेंगे अलग अलग? इमे राज्यः समीपे रहने वाले हैं, वासिनः सन्ति, ऐसा बनाएंगे ना। इमे राज्यः समीपे वासिनः सन्ति, लेकिन ये सारा समास बना दिया। राज समीप निवासिनः इमे, ऐसा। चलिए यहीं तक।